सो लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा था थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, अभी आज हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कभी कभी आ जाते हैं इसके। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल आपका स्टील बार 15 मीटर लॉन्ग इज एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन फर्स्ट द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड, सेकंड द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपैंड बाय 6 mm। ठीक है, तो आपको जनरली क्या दिया गया है कि एक 15 मीटर लॉन्ग 15 मीटर लेंथ की एक स्टील रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद आपसे फाइंड करने को बोला है कि फाइंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस किया जाता है स्टील रॉड का, तो उस टाइम पर आपसे पूछा गया है कि कितना एक्सपेंशन होगा। दूसरा, फाइंड द टेम्परेचर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन, अभी टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी बतानी है, थर्मल स्ट्रेस बतानी है। कब? जब फर्स्ट द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज प्रिवेंटेड, जब आपका जो रॉड का एक्सपेंशन है उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी तरीके से। ठीक है, उस टाइम पर कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही होगी आपकी रॉड में। दूसरा, द रॉड इज परमिटेड टू एक्सपेंड बाय 6 mm, जब सिर्फ 6 mm का एक्सपेंशन किया जाए उस टाइम पर उसमें कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी। कुछ चीजें कंसीडर हैं, गिवन है ऑलरेडी। पहला दिया हुआ है आपका कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा मींस थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट दे रखा है इन्होंने, थर्मल कोफिशिएंट 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी गिवन है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे क्या पॉइंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है फ्री एक्सपेंशन, अगर हमको चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड फाइंड करना है तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। कल मैंने बताया था आपको, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था क्या था कि जो चेंज इन लेंथ होता है किसी भी रॉड में टेम्परेचर के साथ में, वो चीज़ डिपेंड करती है एक तो उस लेंथ, एक तो उस स्टील रॉड की या फिर कोई भी रॉड है उसका ओरिजिनल लेंथ क्या है, दूसरा डिपेंड किया करता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर में आप डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैंने बताई थी दोनों चीज़ें कि एक तो टेम्परेचर, एक तो जो चेंज इन लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि क्या आपका टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और दूसरा डिपेंड करता है कि कितना आपका ओरिजिनल लेंथ है। इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज अल्फा, एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है और चेंज और एक्सपेंशन हमने निकाला है रॉड में। यानी फ्री एक्सपेंशन हमारा रॉड में कितना हो रहा था जब हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज किया, 15 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड का 9 mm हो रहा था। 9 mm का हमारा एक्सटेंशन होना चाहिए अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चेंज करते हैं। उसके बाद केस लगा दिया, पहला केस है व्हेन द एक्सपेंशन इज फुली प्रिवेंटेड, जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हम पूरी तरीके से अगर रोक दें तब क्या होगा। तो आपको पता है अल्फा की वैल्यू पता है, ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू पता है और ई की वैल्यू पता है। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस। बेसिकली जो एक्सपेंशन आया है ना, ये जो आपका फॉर्मूला होता था स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आता था, हमने कल बताया था आपको। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपका होता था थर्मल स्ट्रेस का अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। अल्फा आपका 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 गिवन था, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो लेंथ थी वो सारी मीटर्स में पुट करनी है। ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या बोला गया, व्हेन द रॉड इज परमिटेड टू एक्सटेंड बाय 6 mm, जब 6 mm तक उसको एक्सटेंड कराया जाए। टोटल एक्सपेंशन हो रहा था 9 और 6 mm तक का हमने परमिट किया, यानी बचा कितना, 3 mm का। यानी हमने कितने अमाउंट के एक्सपेंशन को प्रिवेंट किया, 3 mm के एक्सपेंशन को हमने प्रिवेंट किया है। तो 3 mm के प्रिवेंट करने पे हमारा स्ट्रेन कितना डेवलप होगा पहले तो स्ट्रेन इक्वल्स टू एक्सपेंशन प्रिवेंटेड बाय ओरिजिनल लेंथ। कितना प्रिवेंट किया गया था, 3 mm, तो 3 बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपकी, 15। रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ थी बाई 6 तक तो प्रिवेंट कर दिया, उसके बाद भी आपका 3 mm का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा ही होगा, एक्सपेंशन होगा ही होगा रॉड में। तो वो 3 mm के एक्सपेंशन होने में कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो भी चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपका कितना स्ट्रेन कैलकुलेट कर लो पहले, स्ट्रेन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी स्ट्रेस आ जाएगी। अभी स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो प्रिवेंटेड एक्सपेंशन आपका 3 था,
उसके बाद जो आपकी क्या बोलते हैं ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ आपकी 15 मीटर दे रखी थी, उसको भी मैं चेंज कर लूँ क्योंकि आपका जो प्रिवेंशन है 3 का वो mm में आ रहा है, तो चाहे ऊपर नीचे में से किसी भी एक यूनिट को आप एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर को mm में या फिर mm को मीटर में कन्वर्ट करके सिंपली आप वैल्यू निकाल लो। स्ट्रेन की वैल्यू आ गई 0.0002, इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा टेम्परेचर स्ट्रेस। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन पोर्शन ए बी एंड सी डी, एक पोर्शन दिया हुआ है सी बी of the steel bar shown in figure 1.45. A close fit exists at both of the rigid supports at the room temperature and the temperature is raised by 75 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है वो कितने से हो रहा है 75 डिग्री से हमारा टेम्परेचर चेंज आ रहा है, डेल्टा टी आ रहा है। टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200, अल्फा इज 12 into 10⁻6 per degree centigrade for steel. Area of cross section of AC is 400 mm square and BC is 800 mm square. लेंथ गिवन है दोनों की, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों के चेंज थे। आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द पोर्शन AC एंड BC, कितना आपका स्ट्रेस स्ट्रेन AC में आएगा, कितना आपका स्ट्रेस स्ट्रेन CB में आएगा या फिर BC में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको एक स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कितना इलोंगेशन हुआ। तो इलोंगेशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली आपको पता है AC में जो इलोंगेशन होगा उस AC में कितना इलोंगेशन होगा कि कितनी AC की लेंथ थी पहले ओरिजिनल लेंथ इनटू क्या उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था इनटू कितना टेम्परेचर में चेंज था। तो ओरिजिनल लेंथ थी LAC, एक्सपेंशन कोफिशिएंट आपका था अल्फा एंड टेम्परेचर डिफरेंस था आपका कितना 75 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यूज पुट करके हम लें एलोंगेशन फाइंड कर लिया, यानी हमारा इतना एलोंगेशन होगा AC में। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रेन फाइंड कर लो, तो इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो इलोंगेशन आया है हमारा उसको ओरिजिनल लेंथ से या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जब आप करोगे तो आपकी स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, अब उस स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर दोगे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से तो क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है AC में, जितना स्ट्रेन हो रहा है उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका स्ट्रेस आ गया पोर्शन AC में। इसी तरीके से BC पोर्शन में फाइंड कर लेंगे। सो BC पोर्शन के लिए आप क्या करोगे, BC पोर्शन के लिए जो लेंथ थी सेम है, बस क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो चेंज इन लेंथ बेसिकली दोनों में ही सेम आएगी क्योंकि दोनों के लिए आपका अल्फा की वैल्यू क्या थी, सेम थी। अगर अल्फा की वैल्यू सेम थी, ओरिजिनल लेंथ भी सेम थी, अल्फा की वैल्यू सेम थी, टेम्परेचर चेंज सेम था, तो इट मीन्स एलोंगेशन भी क्या होगा आपका सेम होगा, बस चेंज क्या होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज होगी क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम ही आएगी, सेम ही गिवन क्योंकि मटेरियल सेम है आपका। तो इस तरीके से आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द कंप्रेशन CB विल बी 180 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन देख लोगे आप थर्मल के, और इसके अलावा और जो क्वेश्चन दिए हुए इनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे आपका थर्मल स्ट्रेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो आफ्टर थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले मोटी मोटी सी चीज सुनो मैं क्या बता रहा हूं इसमें। आपको इस चैप्टर में करना क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि मान लो आपके पास कोई बॉडी है, आपने एक बॉडी कंसीडर करी लाइक दिस, ये बॉडी है। अभी इस बॉडी पे आपको स्ट्रेस बता दिया गया कि इसकी इस फेज में ऐसे स्ट्रेस लग रही है सिग्मा 1 टाइप, इधर लग रही है मान लो सिग्मा 2 टाइप। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप बताओ कि इसके किसी पर्टिकुलर प्लेन पे, ऐसा कुछ प्लेन है, इस पर्टिकुलर प्लेन पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या इस पर्टिकुलर प्लेन पे सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का स्ट्रेस डेवलप होगा, क्या सिर्फ सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का स्ट्रेस डेवलप होगा, यस और नो? दोनों का ही होगा, दोनों का ही होगा, दोनों की वजह से होगा, और कुछ पोर्शन होगा, ना तो पूरी तरीके से सिग्मा 1 अप्लाई होगा, ना तो पूरी तरीके से सिग्मा 2 अप्लाई होगा, कुछ पोर्शन सिग्मा 1 का, कुछ पोर्शन सिग्मा 2 का अप्लाई होगा, जिससे हमको पता पड़ेगा कि इस प्लेन पे, पर्टिकुलर प्लेन पे हमारा कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्लियर है? हो रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट आपका ये बेसिकली चैप्टर है। ठीक है, जिसको बोला गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का, क्या इसमें बोला जाएगा कि ये तो जनरल समझा रखा है, क्या बता रखा है इन्होंने, ये बता रखा है इसमें पहला आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहीं से कि स्ट्रेसेस इन अ टेंसाइल मेंबर।
एक मेंबर है जिसमें टेंसाइल लोडिंग लगी हुई है, उस टेंसाइल लोडिंग की वजह से आपका कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी एक पर्टिकुलर प्लेन पे। ठीक है, तो वो पहले देखना है। फिर उसके बाद हमको इसमें देखना है कि स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर शेयरिंग, कुछ आइडियाज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका जो सबसे पहला टॉपिक है कि कोई एक आपका मेंबर है, इस मेंबर में आपका टेंसाइल लोडिंग लग रहा है, टेंसाइल लोड की वजह से कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, आपको ये फाइंड करना है। दूसरा केस है आपका स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर शेयरिंग। कोई आपका एक मेंबर है, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की लोडिंग होती है, एक तो होती है नॉर्मल, दूसरी होती है टेंजेंशियल। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, और टेंजेंशियल जो होगी वो आपकी शियर स्ट्रेसेस होंगी लाइक दिस। शियर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, और जैसे मरोड़ पैदा करते हैं ना, एक हमने एलिमेंट पकड़ा, एक मान लो शाफ्ट पकड़ी, उस शाफ्ट को एक हाथ से फिक्स करके दूसरे हाथ से उसको हमने मरोड़ना स्टार्ट कर दिया। मान लो एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट को एक हैंड से आपने फिक्स कर लिया और दूसरे हैंड से इसमें क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूवमेंट लगाना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें मरोड़ पैदा होती है, दैट इज द शियरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर भी है बेसिकली कि इसमें भी शेयर अप्लाई हो रहा है। तो केस इन्होंने बोला हुआ है, पहला केस है आपका कि जब एलिमेंट पे सिर्फ शेयरिंग लग रही है, सिर्फ क्या लग रहा है, शेयर लग रहा है, किसी तरीके का कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, ना तो आपका टेंसाइल है ना तो आपका कंप्रेसिव है। और फिर क्या बोला उन्होंने, तो आप फाइंड करो स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर शेयरिंग, किस पे फाइंड करो, एक पर्टिकुलर प्लेन पे, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। दूसरा सेम टाइप का क्वेश्चन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, इसमें क्या बोला कि एक बेसिकली उसी तरीके से जैसे रेक्टेंगुलर एलिमेंट था, एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट था जिसपे दो स्ट्रेसेस लग रही थी, एक्स एक्सिस पे सिग्मा एक्स, वाई एक्सिस पे सिग्मा वाई। तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेन पे जो थीटा एंगल पर है, इस थीटा एंगल पर आप स्ट्रेसेस की वैल्यूज फाइंड करो। तीसरा आपको केस बोला जाएगा, ये आपका जनरल केस होगा। इस जनरल केस में क्या बोला जाएगा कि अब ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी लग रही हैं और इसके साथ साथ में शियर स्ट्रेस भी लग रही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक प्लेन है पर्टिकुलर एंगल पे, इस पर्टिकुलर एंगल पे आपका स्ट्रेस बताओ कि कितना आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और कितना आपका शियर स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो ये जनरल केसेस थे बेसिकली जो हमको डिराइव करने हैं, इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर है, चलो सो सबसे पहला केस उठाते हैं। सबसे फर्स्ट केस है आपका स्ट्रेसेस इन अ टेंसाइल मेंबर। एक टेंसाइल मेंबर है, उसमें हमको स्ट्रेस की वैल्यूज फाइंड करनी है कि क्या आपकी स्ट्रेस की वैल्यूज होंगी। फर्स्ट केस है आपका, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चैप्टर नेम इज प्रिंसिपल stresses and strain। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फर्स्ट केस क्या है इसमें, फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रेसेस इन अ टेंसाइल मेंबर। कि एक टेंसाइल मेंबर है जिसमें हमको स्ट्रेस फाइंड करनी है। पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में कुछ इस तरीके से आपकी एक शाफ्ट है, ये आपकी एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट की एक्सिस है, डैश लाइन से जो शो कर रखी है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर प्लेन है कुछ ऐसा। ठीक है, इस प्लेन पे जब आप देखते हो तो अगर हम लोग इसके हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, ये तो ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। हमारा जो लोड लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है ऐसा, इसमें आपका ये टेंसाइल लोड लग रहा है P। क्लियर, इस टेंसाइल लोड की वजह से आपकी कुछ इस
जो आपकी सैफ्ट है, इस सैफ्ट में आपका कुछ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, लेकिन हमको किस प्लेन पे स्ट्रेस बताना है, हमको बताना है सिंपली अगर हम लोग इसी एक्सिस में, जो एक्सिस आपकी गिवन है, इस एक्सिस में अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें तो वो स्ट्रेस हो जाएगी जनरली P बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सैफ्ट का A है तो जनरली ये बोल दोगे आप, यही आपकी टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके लोड की डायरेक्शन है, ऐसा कुछ। एग्री करते हो इस चीज को? ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये जो आपका पर्टिकुलर प्लेन गिवन है, जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है, इस पर्टिकुलर प्लेन पे आपको क्या बताना है, प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, जो वो प्लेन है ये, इस प्लेन पे आपको बताना है कि क्या होगी आपकी स्ट्रेस डेवलप होगी कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका कुछ चीजें कंसीडरेशन में लेंगे। पहली चीज ये है कि इसका जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, एंगल कितना है, थीटा एंगल, दिस इज द थीटा एंगल। और कंसीडरेशन आपका पॉइंट M एंड M प्लेन है, और ये आपका L एंड L नॉर्मल है। ठीक है, चलो। सो अगर हम देखो, हमेशा क्या करना है हमको कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन की जो स्ट्रेस होगी, इट विल बी सिग्मा n। आपको बताना है यही सिग्मा n की वैल्यू, मतलब ये जो प्लेन है आपका ब्राउन कलर का, इस ब्राउन कलर के प्लेन पे कंसीडर कर लो इस P की वजह से, जैसे यहां पर आपकी सिग्मा T डेवलप हो रही थी, इस P की वजह से हमारी इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रही है सिग्मा n। ठीक है, चलो। तो आपको पहले पता था कि ये जो था क्रॉस सेक्शन एरिया इस सैफ्ट का, जो सैफ्ट थी हमारी, सैफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया जो था, ये जो आपकी सैफ्ट थी, इस सैफ्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम पहले कंसीडर करते तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन था वो इसी डायरेक्शन में था, जिस जैसे, क्योंकि ये लोड इधर लग रहा था तो यही आपका क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन हो जाता। ठीक है, अभी ये एंगल आपका थीटा है, तो ध्यान से देखना, ये जो प्लेन हमारा आया है ब्राउन कलर का, ये जो ब्राउन कलर का आपका प्लेन आ रहा है, ये जिसपे हमको अब स्ट्रेसेस फाइंड करनी है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, अगर हम इसको एक्स वाई से डिनोट करें, अगर इस पर्टिकुलर प्लेन को, इस पर्टिकुलर लेंथ को अगर हम लोग x एंड y से डिनोट करें, तो क्या इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, यस और नो? बोलो प्रवीण। प्रवीण, x और y का क्या क्रॉस सेक्शन एरिया? ये तो एक एक्सिस है, एक्सिस का क्या क्रॉस सेक्शन एरिया होगा? नहीं नहीं, एक्सिस नहीं है ये सैफ्ट थी पहले, हमने यहां से ऐसे कट कर दिया मान लो, तो अब ये सैफ्ट कैसी दिखाई दे रही है आपको, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सेम ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो आपके पास में एक ऐसी सैफ्ट थी, हमने इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया, जब कट करोगे तो कुछ इसका अभी कुछ ऐसा आपको ज्योमेट्री दिखाई देगा, यस सर, है ना? पहले इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था इतना था, यही तो था ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपको कितने पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है इसका, अब बात आ रही समझ में? यस सर। ठीक है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा इस चीज का होगा, ऐसा, ये जो कलर्ड है, मैंने जो कलर्ड कर रखी है इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में, और जो ग्रीन कलर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों में डिफरेंस होगा, अलग अलग होंगे, है ना? कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन कलर के क्रॉस सेक्शन एरिया थे और ये जो रेड कलर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो हमने इस पोर्शन का निकाला है, सिर्फ इतना है जो रेड कलर का किया हुआ है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो वही मैं पूछ रहा था, इधर ये जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, पहले तो इसको ट्राइंगल से शो करेंगे, हमको ये मालूम था, इसका FBD बनाते हैं तभी समझ में आएगा इसमें, कि पहले जो ये था आपका एरिया A, ठीक है, इस एरिया ये इधर साइड में क्रॉस सेक्शन एरिया था हमारा, ठीक है, तो हमने मान लिया इसका एरिया है A, जिसमें लोड आपका लग रहा है P, अगर इसका मैं FBD बनाए, ठीक है, तो ये जो आपके पास ऊपर A फिगर गिवन है, ये वाला फिगर जो है A फिगर, इस A फिगर से हम ये फिगर नीचे वाला मेंटेन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, फिर से देखो,
हमने क्या किया, ये लाइन क्या थी एल एल, इसको ऐसे ड्रॉ किया एल एल वाली लाइन, ठीक है, एल एल वाला प्लेन हो गया। उसके बाद फिर ये एक्स वाई वाला ऐसे हो गया। फिर ये वाई जेड, अगर ये जेड कंसीडर किया है तो वाई जेड, ये हो गया वाई जेड। अब आपको पता था ये जो लेंथ थी, ये लेंथ थी एरिया की, और वो एरिया कितना गिवन था, ए गिवन था। ये आपका हो गया एक्स पॉइंट, ये हो गया वाई पॉइंट, और ये हो गया आपका जेड पॉइंट। एंगल ये कितना है, ये एंगल है आपका थीटा। आपको कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपसे इसी पे पूछा गया है कि कितनी नॉर्मल स्ट्रेस होगी। तो इसी डायरेक्शन का आपको एरिया पता होना चाहिए। इसका नॉर्मल एरिया जो आ जाएगा, ये ऑरेंज कलर से मैं इसको शो कर रहा हूं, इसका कंपोनेंट कहीं इधर आना चाहिए, ए एन मान लो इसको, ये आ गया आपका ए एन इन जनरल। अब इस ए एन की आपको वैल्यू बतानी है, ये ए एन जो आया है, ठीक है। तो इस ए एन की वैल्यू हम बताएंगे ए के रेस्पेक्ट में, ए के टर्म में कितनी हो जाएगी वैल्यू। जरा एक आप ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें आपका, अगर इसको ट्राइंगल के रूप में आप देखते हो तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा जिससे एंगल बनता है वो होता है बेस, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या एंगल लगा दोगे, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा में क्या क्या आपका आ गया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया आपका एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा बेस, बेस में हो गया आपका एक्स जेड। एक्स वाई कितना हो गया, एक्स वाई हो गया आपका ए एन, एंड वाई जेड आपका हो दूसरा, सॉरी ये हो गया आपका ए। कुछ तो गड़बड़ है अभी भी। एक्स वाई आपको हमने सर पहले ऊपर एक्स जेड लेंगे, कॉस लगा रहे हैं ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वाई उल्टा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया वाई फॉर्मूला। जेड, हाँ हाँ ठीक है, वाई समझ जेड गया, अपन एक्स वाई आएगा। एग्जैक्टली वाई जेड बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस है आपका एक्स जेड, ओके, बेस है आपका एक्स जेड अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया आपका एक्स वाई। इट मीन्स बेस हो गया आपका इसमें ए, एंड हाइपोटेनस हो गया आपका ए एन की आपको वैल्यू बतानी है। ए एन आ गया आपका ए अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। चलो, यानी इधर साइड में जो कंपोनेंट आ रहा है ए एन, उसका जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा ए ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अभी एरिया तो आ गया, दूसरा अगर हमारा लोड भी आ जाए, चलो अब आपको क्या पता है, लोड जो लग रहा है इस एक्सिस की साइड पे वो लोड लग रहा है पी, लेकिन ये जो हमारा एक्स जेड प्लेन है, इस एक्स वाई जो प्लेन है, इसमें तो पूरा का पूरा लोड पी नहीं लग रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट लग रहा होगा। तो इसके लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं, उस फिगर को देखना। ये हो गई आपकी mm, इधर हो गया आपका ll, ये एंगल हो गया आपको थीटा, पता है आपको एंगल कितना है आपका, थीटा एंगल है, ठीक है। आपको लोड किधर एक्सिस में बताना है, अच्छा, और ये लोड हो गया आपका इधर P, ये लोड इससे क्या है 90 डिग्री पे है ना, इनसे क्या है आपका 90 डिग्री पे। तो अब आप ये बताओ, हमको प्रेशर, हमको पी किधर बताना है, हमको पी बताना है ये ग्रीन कलर इधर पे, इस एक्सिस की तरफ हमको पी बताना। तो हमने ये मान लिया पी एन है, ये जो हमारा लोड आ गया हमने कंसीडर कर लिया, ये लोड कितना है आपका पी एन है। इस पी एन की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ पी, ये जो पी एन आपका आया है पी एन इन टर्म्स ऑफ पी, इसकी वैल्यू बतानी। चलो ठीक है, कैसे बताएंगे, कंपोनेंट निकाल लेंगे। ये हो गया आपका थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो यानी ये हो जाएगा आपका थीटा। चलो, अब आपको पता है कुछ ऐसी चीज अगर आपके सामने गिवन हो और इसका जो बेस से एंगल अगर आपका थीटा हो, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो होता है जो एंगल के साथ में बनता है, वो होता है आपका पी कॉस ऑफ थीटा, और जो परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो पी कॉस थीटा के जस्ट 90 डिग्री पे होता है, उसकी वैल्यू आ जाती है पी साइन थीटा के साथ में। ये आपका मैथमेटिक्स है यहाँ पर। तो यानी इधर जो pn आ गया, ये pn आपका हो जाएगा p cos ऑफ थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मतलब इधर साइड में, ये हो जाएगा आपका p साइन ऑफ थीटा। क्लियर है, यानी अगर हम इसको एक ट्रायंगल से शो करें तो ट्रायंगल से शो करते टाइम हम ऐसा शो करेंगे, ये हो जाएगा p, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p का हो जाएगा p cos ऑफ थीटा, इसी पर p cos ऑफ थीटा की साइड में आपका जो एरिया आ रहा था, वो एरिया कितना आ रहा था, देखो an भी इसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में आपका pn था, pn भी इधर ही an भी इधर, तो an का आपका वैल्यू आ रहा है, ब्रैकेट में लिख लो,
ये आ रहा है आपका a अपॉन कॉस ऑफ थीटा आ रहा है, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगी आपकी p साइन थीटा। ठीक है, चलो दूसरी चीज ये है, ठीक है, अभी क्या हुआ है,